और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का यह 2 पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है एवलिन गैलिन लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये एक इंटरव्यू है जो कि डेबोरा काउली ने एवलिन गैलिन का लिया था और उस इंटरव्यू के दौरान एवलिन ने जो बातें कही हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। तो हम वही चीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर तुमको एकदम मोटिवेट कर देगी, मतलब इतना मोटिवेट कर देगी कि तुमको लगेगा कि बस अब तो कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही भीड़ भाड़ थी, धक्का मुक्की थी और वहीं पर एक पतली दुबली यंग लड़की जिसकी उम्र यह 17 साल से भी कम थी, वो बहुत ही नर्वस और एक्साइटेड थी। मतलब उसकी उम्र 17 साल तो थी लेकिन वो 17 साल से कम उम्र की दिख रही थी और वो बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड थी। वो नर्वस इसलिए थी क्योंकि आज उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में। ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और इसमें आज उसका पहला दिन था, इसलिए वो नर्वस थी और एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी। एक टीनेजर के लिए स्कॉटिश फार्म से उठकर लंदन के रॉयल एकेडमी में जाना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन ये उतनी भी चैलेंजिंग बात नहीं थी जितना कि एक बहरे इंसान के लिए म्यूजिक सीखना है। हाँ यार, एवलिन जो थी ना वो बहरी थी, वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो एक म्यूजिशियन बनेगी। क्या वो बचपन से ही बहरी थी या फिर बाद में जाके बहरी हुई, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ और बताता हूँ कि एवलिन कब से बहरी हुई। एवलिन ना धीरे धीरे बहरी होती चली गई और उसकी माँ ने इस बात को तब नोटिस किया जब वो 8 साल की थी। हुआ यूं कि वो पियानो प्ले करने वाली थी, यानी कि उसका एक परफॉर्मेंस था जिसमें वो पियानो को प्ले करने वाली थी, लेकिन स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया, जब उसको बुलाया गया तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो उसकी माँ को थोड़ा सा शक हुआ कि ये क्या बात है, स्टेज पर उसका नाम पुकारा जा रहा है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। लेकिन उस वक्त उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कोई ख्याली दुनिया में खोई होगी, इसलिए उसको उसका नाम सुनाई नहीं दिया और वो मूव नहीं की। एवलिन की माँ का नाम इजाबेल ग्लेनी था। कुछ समय के लिए एवलिन ने अपने बहरेपन को अपने दोस्तों और टीचर्स से छुपा कर रखा, उनसे वो मैनेज कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स बहुत ही कम आने लगे। तो उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप जाइए और किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और तब जाकर पता चला कि जो एवलिन के हियरिंग के नर्व हैं वो डैमेज हो गए हैं और इसीलिए वो धीरे धीरे बहरी होती जा रही है। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसे हियरिंग एड्स पहनवाइए जिसकी हेल्प से वो अच्छे से सुन पाएगी और इसे बहरों की स्कूल में भेजिए। एवलिन के लिए ये एक बहुत ही बुरा वक्त था। अब सडनली उसको ये पता चला कि वो बहरी हो गई है और बहरों की स्कूल में जाएगी, तो वो मतलब उसके लिए एकदम ही काला दिन था, एक ब्लैक डे बोल सकते हो। लेकिन एवलिन ने हार नहीं माना और ये ठान लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपनी म्यूजिक को आगे परस्यू करेगी। उसका म्यूजिक में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है और उसने उस वक्त डिसाइड किया कि वो भी उस चीज को बजाएगी। जाइलोफोन यार एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वुडन का बना होता है और उसके वाइब्रेशंस यार बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब जब तुम उसको बजाओगे तो उसके अलग अलग डंडे से एक अलग अलग टोन निकलेगी, एक अलग अलग वाइब्रेशंस निकलेगी। तो उस लड़की को देखकर एवलिन भी डिसाइड करती है कि मैं भी इस चीज को बजाऊंगी, इसको सीखूंगी। बहुत सारे टीचर ने उसको निराश किया, उसको डिस्करेज किया कि तुम यार बहरी हो, तुम नहीं सीख पाओगे, ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो ये सब चीजें। लेकिन उसने हार नहीं माना और अंत में एक टीचर जिसका नाम था रॉन फोबस, उसने उसके अंदर के पोटेंशियल को पहचान लिया। रॉन फॉब्स ड्रम वगैरह बजाने में माहिर थे, तो उन्होंने एवलिन के अंदर के पोटेंशियल को पहचाना और उससे कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये चीजें। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उसको डिफरेंट टोन्स पर बजाने लगे और एवलिन को कहा कि तुम इसको कानों से नहीं सुनो बल्कि अपने बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से इसको सेंस करने की कोशिश करो। और एवलिन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सडनली उसको रियलाइज हुआ कि जो वो ड्रम का हायर पार्ट है, यानी कि हायर टोन्स हैं, उसको वो अपने वेस्ट के, अपने कमर के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से महसूस कर सकती है और जो लोअर टोन्स हैं उसको कमर के नीचे वाले बॉडी पार्ट से महसूस कर सकती है। फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को जारी रखा और धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी चीजें डेवलप हो गई जिससे वो हर एक टोन को महसूस कर सकती थी। वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग टोन्स को फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी और उसने अपने पूरे दिमाग को खोल लिया ताकि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से जो सेंसेशंस हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उसको महसूस करे, उसको सेंस कर सके। और जब वो ये चीजें सीख गई तो बस अब उसको हार्डवर्क करना था, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी थी ताकि वो एक अच्छी स्टूडेंट बन सके, एक अच्छी म्यूजिशियन बन सके। और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस तुमको कोशिश करना है। वो कहते हैं ना यार कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो चीज यार यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रही है। एक बहरी लड़की जो सुन नहीं सकती है वो यार अच्छे से ड्रम को बजाना सीख गई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीख गई। और इस दिन के बाद से एवलिन ने अपने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब वो 16 साल की हो गई तो उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके साथ साथ वो पूरा यूनाइटेड किंगडम को टूर की, पूरा ट्रेवल किया।
और उस वक्त उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक को ही अपना पूरा लाइफ बना लेगी। उसने दी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया और हिस्ट्री की सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली स्टूडेंट बन गई। एकेडमी की हिस्ट्री में वो एक लौती लड़की थी जिसने इतना हाई स्कोर किया था। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की ओर मूव कर गई और वो अकेले ही परफॉर्म करती थी। जब तक उसके म्यूजिक कोर्स के 3 साल कंप्लीट होने आए तब तक वो बहुत सारे अवार्ड्स को जीत चुकी थी। जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं ना, उन सबको वो ऑलरेडी कैप्चर्ड कर चुकी थी और इस सब का एवलिन को कोई गुमान नहीं था। मतलब कोई कोई इंसान होते हैं जब उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, लेकिन ये चीज एवलिन में नहीं थी। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी। वो हमेशा ये कहा करती थी कि अगर तुम हार्डवर्क करते हो और तुमको पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम पक्का उस जगह पे पहुंच जाओगे। उसने इसी चीज को फॉलो किया और टॉप पे पहुंच गई। उसको वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट का अवार्ड भी मिला और थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजाना सीख गई, लेकिन इस बात का उसको कभी भी घमंड नहीं था। वो अक्सर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में बिजी रहती थी। म्यूजिक को बिना सुने हुए एवलिन बहुत ही एफर्टलेसली अपने परफॉर्मेंस को प्ले करती थी और ये चीजें ना लोगों को मोहित कर लेती थी कि यार एक लड़की जो नहीं सुन सकती है वो यार इतना अच्छा कैसे बजा लेती है। सबको ना बहुत ही आश्चर्य होता था। डेबोरा काउली जो कि इस चैप्टर की ऑथर है, उन्होंने एवलिन से 2 घंटे डिस्कशन किया और 2 घंटे के उस डिस्कशन में उसने एक भी चीज को मिस नहीं किया। मतलब एवलिन सुन नहीं सकती थी लेकिन फिर भी डेबोरा की हर चीजें समझ जाती थी और उसका आंसर भी दे देती थी। एवलिन बताती है कि जिस इंसान की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनसे बात करने में उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ट्रबल होता है, क्योंकि उनकी दाढ़ी की वजह से वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ पाती है। एवलिन न सिर्फ लिप्स को नहीं पढ़ती थी बल्कि वो सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखती थी, उनके आईज को भी देखती थी। पूरे चेहरे का हाव भाव से पता चलता था कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। और अगर किसी इंसान की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी तो उससे बात करने में एवलिन को थोड़ा सा दिक्कत आता था। एवलिन बहुत ही अच्छे से स्कॉटिश लिल्ट को बोल पाती थी। वो इतना अच्छा इसलिए बोल पाती थी क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक इन सब चीजों को सुन पा रही थी। वो बचपन से ही बहरी नहीं थी, इसीलिए वो इतना अच्छा बोल पाती थी। और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो 11 साल तक इन सब चीजों को सुन पा रही थी इसलिए बोल पा रही थी। इवन वो यार बहुत ही अच्छा फ्रेंच और बेसिक जापानीज को भी बोल पाती है। अब देखो, किसी भी इंसान ने 11 साल तक उस लैंग्वेज को सुना है तो वो बहुत ही अच्छे से क्लियरली बोल पाता है, लेकिन जब वो बहरी हो गई उसके बावजूद भी उसने फ्रेंच बोलना सीख लिया, बेसिक जापानीज बोलना भी सीख लिया। ये चीजें ना हमें ये समझाना चाह रही है कि वो कितना मेहनत करती थी। हार्डवर्क ना हमेशा एक अच्छा ऑसम रिजल्ट देता है। अगर तुम हार्डवर्क करते रहोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तुम्हें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहां तक म्यूजिक की बात है तो एवलिन बॉडी के हर एक पार्ट से उस चीज को सेंस करती हैं। वो स्किन के वाइब्रेशंस के थ्रू, चीक बोन्स के वाइब्रेशंस के थ्रू, यहां तक कि उनके बालों में भी वाइब्रेशंस होता है ना, उसके थ्रू भी वो म्यूजिक को सेंस कर पा रही थी। मतलब बालों में जो वाइब्रेशन होता है वो भी उनको फील हो रहा था। जब वो जाइलोफोन बजाती थी ना तो अपने फिंगर टिप्स पे उनके वाइब्रेशंस को फील करती थी। और ड्रम्स के बारे में भी मैंने तुमको बताया कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील करती थी। मान लो अगर ड्रम्स के हायर बीट्स हैं तो वो बॉडी के अपर पार्ट से फील करती थी और लोअर टोन्स को वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से फील करती थी। अगर कभी भी उनको वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना पड़ता था अपने परफॉर्मेंस को तो वो जूते को खोल देती थी और पैरों की मदद से उन चीज को फील करती थी। जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं उनको वो पैरों की मदद से फील करती थी और तब जाके म्यूजिक को प्ले करती थी, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उन सबको। एवलिन की ऑडियंस ना हमेशा खुश हो जाती थी जब भी एवलिन जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी म्यूजिक प्ले करती थी, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते थे। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि एक बहरी लड़की बजा रही है। उनको लगता था कि एक ग्रेट म्यूजिशियन जो है ना वो इस चीज को प्ले कर रही हैं। 1991 में एवलिन को द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। मास्टर जेम्स ब्लेड जो कि एक बहुत ही अच्छा ड्रम प्ले करते हैं, उन्होंने एक बार कहा था एवलिन के बारे में कि भले ही भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली है लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है जो कि काबिले तारीफ है। हम म्यूजिक को बस सुनते हैं लेकिन एवलिन उस चीज को बहुत ही अच्छे से फील करती है, बहुत ही डीपली फील करती है, जो कि हमारे बस में नहीं है। और इसीलिए एवलिन म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन उस इंटरव्यू के दौरान ये भी कन्फेस करती है कि वो एक वर्काहोलिक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा काम करती है। नॉर्मल म्यूजिशियंस को जितना टाइम लगता है उससे कई गुना ज्यादा टाइम उनको लगता है उस चीज को सीखने में, क्योंकि वो बहरी है इसीलिए। और इस चीज से वो पीछे हटती भी नहीं है। जिस चीज को वो एक बार ठान लेती है वो चीज वो करके दिखाती है। बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है और कहीं ना कहीं उनको इस चीज का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर रेगुलर कॉन्सर्ट से हटकर देखिए तो एवलिन फ्री में कॉन्सर्ट प्ले करती हैं जेल में और हॉस्पिटल्स वगैरह में, और वो यूथ म्यूजिशियंस को एक हाई प्रायोरिटी देती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस देती है। एक दिन एन रिचलिन जो कि बीथोवेन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, उन्होंने कहा था कि जो एवलिन है ना वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रंस के लिए। जो भी बहरे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए एवलिन एक इंस्पिरेशन है।
वो ये सोचते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर हम नहीं जा सकते हैं, बस जरूरत है तो हमें मेहनत करने की। अगर हम हार्डवर्क करेंगे, उस चीज को बार बार सीखेंगे तो हम डेफिनेटली उस चीज को सीख पाएंगे। एवलिन ग्लेनी ऑलरेडी इतना चीज अचीव कर चुकी है, इतना चीज एकम्प्लिश कर चुकी है कि उनके दुगने उम्र के लोग भी उतना नहीं कर पाए हैं अभी तक। एक ऑर्केस्ट्रा में जो इंस्ट्रूमेंट पीछे हुआ करते थे उन चीजों को वो आगे लेके आई, उसको प्ले किया और लोगों को ये बता दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट भी कमाल की चीज है, इनसे भी हम बहुत ही अच्छी म्यूजिक बना सकते हैं। वो हैंडीकैप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसा कि मैंने कहा, वो लोग ये मानते हैं कि अगर ये लड़की कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और बस यही सब चीजें नहीं है, बल्कि उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों को खुश किया अपने म्यूजिक से। वो म्यूजिक को ऐसे प्ले करती थी कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। मैं तो ये मानता हूं कि एवलिन सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी चीज सीखने में दिक्कत आ रही है तो उस चीज को बार बार सीखो और अंत में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बस यार, यहीं पर इस इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है और तुम्हारे चैप्टर को भी एंड कर दिया गया है। तुम्हें यार कौन सा चीज या फिर कौन सा शख्स इंस्पायर करता है, उसका नाम यार मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हें इंस्पायर करता हूं तो या तुम मेरा नाम लिखो, या फिर अगर कोई और है जो तुम्हें इंस्पायर करता है किसी भी चीज को करने के लिए तो उसका नाम भी मुझे जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, मुझसे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और हाँ यार, अगर अभी तक तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।